हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिल्क, और यह सिल्क का पार्ट 2 होगा। इसके पहले पार्ट 1 की वीडियो हमारे चैनल पे पड़ चुकी है, आप वहां से देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने पहले से ही कुछ लिख रखा है। सिर्फ लिखने का तात्पर्य यही है कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को आपके बीच साझा कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं और एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, सिल्क की बात हुई थी, तो हमें पता है कि इसका जो कीट हुआ करता है उसका नाम है बाम्बेक्स मोरी। बाम्बेक्स मोरी नामक कीट से सिल्क का उत्पादन होता है। और आपको पता है कि प्राकृतिक जगत का एकमात्र ऐसा रेशा है जिसका मेजरमेंट फिलामेंट में होता है, और यह अपनी चमक और मजबूती के लिए जाना जाता है। चमक और मजबूती। वहीं पे जब बात आती है वनस्पत जगत की बात आती है, प्राकृतिक जगत में आपको पता है कि वनस्पत जगत भी आ जाता है, प्राणिज भी आ जाते हैं और खनिज भी आ जाते हैं। लेकिन वहीं पर जब आपकी बात होती है वनस्पत जगत से प्राप्त होने वाला सबसे लंबा रेशा, तो वहाँ पे आपका आता है लिनन। लिनन की बात होती है। और लेकिन जब इसकी हम बात करते हैं, लिनन की बात तब होती है जब कपड़ा बनाने की दृष्टि से बात करते हैं। और क्या हमारी बात हुई थी कि जो इसका कीड़ा हुआ करता है बाम्बेक्स मोरी, इसमें जो लगने वाला रोग है उसका नाम है पेब्रिन, जो कि आपकी परीक्षा का बार बार भाग बनता है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेब्रिन नाम का रोग लगता है। और हम लोगों ने देखा था कि इसके जीवन चक्र की बात किया था मैंने, जो कि अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से कीड़ा। प्यूपा की अवस्था से ही हमें सिल्क की प्राप्ति होती है। जब प्यूपा की अवस्था से सिल्क की प्राप्ति होती है तो वहाँ पे हमें रील्ड सिल्क मिलता है, जो कि लंबा होता है, जिसका नाम ही रील्ड है, जिसको लपेटा जा सके और काफ़ी इसकी लंबाई होती है। और वहीं पे जब हम बात करते हैं कीड़ा यानी कि मूत की अवस्था से प्राप्त होने वाला सिल्क आपका स्पून होता है। स्पून होता है यानी कि काता हुआ सिल्क। स्पून क्यों होता है? क्योंकि वह छोटा हो जाता है जब कीड़ा आपकी उसकी आयु पूरा कर लेता है। 10 दिन सोने के बाद जब वह क्षारीय पदार्थ का स्राव करता है तो जो कोकून ऊपर हुआ करता है प्यूपा पे, कोकून होता है, कोकून गल जाता है और कीड़ा वहीं से निकल जाता है, जिससे वह टूट जाता है। इसलिए इसको स्पून सिल्क के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आपको नॉर्मली सिल्क में ऐंठन देने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब ही हम उसकी बात करते हैं, स्पून सिल्क की बात करते हैं, तो स्पून सिल्क छोटा होगा और उसकी कताई की आवश्यकता होती है। अर्थात जब ऐंठन की बात कर ले तो स्पून सिल्क में तुलनात्मक रूप से आपके रील सिल्क की अपेक्षा ऐंठन अधिक होगी। इतनी बातें हो गई। और उसके साथ जब हम सिल्क की बात करते हैं तो आपको पता है कि शहतूत की पत्तियों को खाता है, यानी कि शहतूत पे इसका पालन किया जाता है। और इसका जन्मदाता देश चाइना है, और वहाँ पे इसके बने वस्त्रों को राशि वस्त्र, इसके रेशों का राजा रानी के नाम से जाना जाता है। लिंग सिची का नाम आता है राजकुमारी लिंग सिची। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। वहीं पर जब इतिहास की बात करते हैं तो हम लोग कपास देखते हैं कि उसका इतिहास से 5000 वर्ष पुराना है। लिनन का इतिहास 10,000 वर्ष पुराना है, जबकि सिल्क का इतिहास आपका 2500 वर्ष पुराना है। वहीं पर जब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें जो पाया जाने तत्व की बात करते हैं, तो आपको पता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके साथ आपका पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का तात्पर्य आपका प्रोटीन से होता है। आप में इसमें पाया जाता है प्रोटीन आपका फाइब्रिन नाम का प्रोटीन होता है, और सिरेसिन नाम का इसमें ग्रोथ पाया जाता है। जो फाइब्रिन नाम का प्रोटीन हुआ करता है, इसमें आपके प्रोटीन में यह 4 प्रकार के अमीनो एसिड से बना होता है। उसकी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं और इसके विभिन्न शब्दावलियों को समझने वाले हैं। शब्दावलियाँ क्या हैं, कैसे हम इसे याद रखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शब्दावलियों को समझ लें, जो कि बार बार आपके परीक्षा का भाग बनता है। यहाँ पे लिखा गया स्टोबिंग। स्टोबिंग की हम बात करें तो स्टोबिंग का जो शब्दावली है, तो स्टोबिंग जो आपकी हुआ करती है, स्टोबिंग प्यूपा की अवस्था, प्यूपा यानी कि जहाँ पे आपका जो सिल्क का कीड़ा हुआ करता है, रेशम का कीड़ा होता है, लार्वा जब अपने मुख को झकझोरने लगता है, जब लार्वा की अवस्था में उसे पत्ती खाने के लिए दिया जाता है, और लगभग 30 दिनों के बाद वह अपने सिर को हिलाने लगता है, झकझोरने लगता है, तो इसका संकेत यह होता है कि वह अगली अवस्था में जाने के लिए तैयार है। तो 24 घंटे में वह लार का स्राव करता है। लार का स्राव कहाँ से करेगा? स्पिनरेट से करेगा, जो उसके मुख पे 2 छिद्र होते हैं महीन महीन, वहीं से लार का स्राव होता है और वह घूमता है, और जिसके कारण उसके ऊपर एक कवरिंग हो जाती है और उसी को प्यूपा कहा जाता है। तो जो आपका स्टोबिंग की प्रक्रिया है, इसी प्यूपा की अवस्था में ही सिल्क को प्राप्त किया जाता है, यानी कि उसके जीवन चक्र को वहीं पे रोक दिया जाता है, और उसके जीवन चक्र को प्यूपा की अवस्था में रोक देने की क्रिया ही स्टोबिंग कहलाती है। शायद आपको समझ आ गया होगा, लेकिन देखिए इसे हम याद कैसे रखेंगे।
स्टोबिंग आप लोग यूज किए होंगे बचपन में, अब तो उसका प्रचलन समाप्त हो गया। आप लोग यूज किए होंगे, देखे होंगे स्टोव का यूज क्या होता है? खाना बनाने मतलब वो गर्मी को देता है, आँच देता है, उसमें आग जलती है, उसमें हम लोग खाना बनाते हैं। और जब लोग हम कीड़े के जो बॉम्बेक्स मोरी नाम का कीड़ा प्यूपा की अवस्था में जब उसके हम जीवन चक्र को जब हम समाप्त करते हैं तो क्या करते हैं? उसको हम गर्म पानी में डाल देते हैं। तो डालेंगे कैसे, गर्म कैसे करेंगे? स्टोव से। वहीं से है स्टोविंग, यानी कि इसी का सहारा लेकर के पानी गर्म करके उसको डाल करके मार देते हैं, जिसपे सिरेसिन नाम का गोंद वहाँ से मुलायम हो जाता है और जो है इसको आसानी से हम लोग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको स्टोविंग समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है स्पिन रेट। स्पिन रेट को हमने बताया आपको कि जो बॉम्बेक्स मोरी नाम का कीड़ा हुआ करता है उसके मुख में जहाँ से सलाइवा निकलता है वहाँ पे 2 महीन छिद्र होते हैं और इसी को स्पिन रेट के नाम से जाना जाता है। और यहीं से आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपका स्पिन रेट बनाया जाता है, आपको पता है कि जितने भी संश्लेषित रेशे हैं इसी स्पिन रेट के माध्यम से इनको बनाया जाता है। उन्हीं से निकाल करके, उन्हीं से प्रेशर से, उन्हीं स्पिन रेट के माध्यम से निकाल करके एयर जेट या पानी में किसी माध्यम से रेशे को प्राप्त किया जाता है। और वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पिन रेट पे किसकी कोटिंग की जाती है, तो आपका इसका जवाब होगा प्लेटिनम की कोटिंग की जाती है। तो शायद आपको स्पिन रेट यहाँ से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए अगला शब्द लिखा गया है एंथीरिया माइलिटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा का भाग बन सकता है। यह और कुछ ना हो करके बल्कि आपके जो जंगली रेशे का जो आपके जंगली रेशम का कीड़ा होता है उसी का वानस्पतिक नाम है। जंगली रेशम, जो आप जंगली रेशम प्राप्त करते हैं, आपको पता है कि जंगली रेशम 3 प्रकार का होता है, मूंगा, टसर, एरी, अरंडी, या उसी को जो है अरी कहते हैं। वही जो रेशे का वनस्पतिक नाम है वही यहाँ पे नाम उसका है एंथीरिया माइलिटा के नाम से जाना जाता है। एंथीरिया माइलिटा आपके जंगली रेशम के कीड़े का वानस्पतिक नाम है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है डबल कोकून, नाम से ही स्पष्ट है डबल कोकून, यानी कि कोकून की अवस्था आप लोगों ने देखा कि जब वो उसने सिर को झकझोर रहा था, लपेट लिया, अपने ऊपर एक कवर बना लिया, उसी कोकून नाम दिया गया। और यहाँ पे है डबल मतलब 2 कोकून कब बनेगा? जब 2 कीड़े आपस में सटे हों, और सटे तो हैं और ये प्यूपा की अवस्था में आ गए हैं और वहाँ से लार का स्राव करने लगे स्पिन रेट के माध्यम से, और दोनों साथ में ही उसको लपेट लेते हैं आपस में। तो इस अवस्था से प्राप्त सिल्क को ही डबल कोकून के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति को डबल कोकून, और इससे जो हमें रेशा प्राप्त होता है उसी को जो है डबल कोकून के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है फ्लॉस कोकून का तात्पर्य फ्लॉस माने कि फ्लश करते हैं हम लोग हैं, जैसे कि नॉर्मली याद रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लश का। जब हम लोग जाते हैं टॉयलेट, फ्लश रखते हैं, फ्लश को दबाते हैं तो जो भी रहता है अपशिष्ट साफ हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब सिल्क के रेशे को जब सिल्क हमारा प्राप्त होता है, गर्म पानी से निकालते हैं, उसकी सफाई की जाती है, फ्लश किया जाता है ब्रश से, तो वहाँ से ब्रश की क्रिया के दौरान जो छोटे छोटे जो हमें सिल्क के फाइबर प्राप्त हो जाते हैं उसी को फ्लॉस कोकून के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपकी अगला टर्म आता है फ्रिसन कोकून की जब बात आती है तो फ्रिसन कोकून और कुछ ना होकर के बल्कि जब कोकून बनना प्रारंभ होता है, जहाँ से कीड़ा अपने स्पिन रेट से सलाइवा का स्राव करना प्रारंभ करता है, जिस बिंदु से वहाँ पे जब आप देखते हैं कि किसी भी आप सिर्फ लिख ही रहे हैं तो जहाँ से आप लिखना प्रारंभ करेंगे वहाँ देखेंगे मोटा हो जाएगा। जैसे कि देखिए हमने मार्कर लिया, हमने जो है यहाँ से किया, तो यहाँ पे इसकी अपेक्षा कुछ असमानता मिल जाएगी, थोड़ा सा मोटा हो सकता है, वो समांतर नहीं हो सकता है। तो और जहाँ पे स्थिति कम मिलती है, जहाँ पे हम कुछ प्रारंभ करते हैं और जहाँ पे इसको हम अंत करते हैं। जैसे कि यदि आप स्याही और फाउंटेन पेन का यूज़ किए होंगे तो जहाँ पे हम फाउंटेन पेन को रखते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा स्याही फैल जाता है थोड़ा सा, तो वही स्थिति बनती है इस स्थिति में, कोकून की स्थिति में, जहाँ पर वह कीड़ा अपने सलाइवा को निकालना प्रारंभ करता है और यानी कि सिल्क का निर्माण प्रारंभ होता है, वहाँ पे असमानांतर मोटा सिल्क हो जाता है। असमांतर हो सकता है, मोटा हो सकता है, यानी कि उसकी आकृति असमिति हो जाती है। और वही क्रिया जब वो लास्ट उसका अंत होता है वहाँ पर भी वो देखा जाता है। तो इन्हीं दोनों स्थितियों से प्राप्त कोकून को ही फ्रिसन कोकून के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए स्क्रैप कोकून, स्क्रैप का अर्थ ही होता है मलबा, रद्दी,
स्क्रैप का मतलब ही होता है रद्दी और कोकून मतलब कोकून, यानी कि रद्दी कोकून की बात करें तो संपूर्ण सिल्क निर्माण में जो भी आपका किसी भी विध से आपका जो भी सिल्क फाइबर है बच गया है उसी को ही स्क्रैप कोकून के नाम से जाना जाता है। यहाँ से समझ में आ गया होगा स्क्रैप कोकून क्या होता है, यानी कि उसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है स्क्रैप कोकून, रील बनाने लपेटने की प्रक्रिया, बटाई की प्रक्रिया, यानी कि जितनी भी उसके प्रोसेस से गुजर रहे हैं वहाँ से जहाँ से भी हमको सिल्क की प्राप्ति हो रही है छोटे टुकड़े बड़े टुकड़े में, इन संपूर्ण कोकून को ही स्क्रैप कोकून के नाम से जाना जाता है। अगला आपका आता है पियर्ड कोकून। पियर्ड कोकून की बात आती है तो ऐसा रेशम जो कि कीड़ा बनने के परिणाम स्वरूप, ऐसा कोकून जो कि कीड़ा बनने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, क्योंकि हमें पता है जब कीड़ा का निर्माण होता है तो कोकून में हो रहता है, अपने को लपेटे रहता है, अपने को उसमें समाहित किया रहता है, लेकिन जब वो कीड़ा तैयार हो जाता है तो निकलने के लिए अपने मुख से एक क्षारीय पदार्थ का स्राव करता है। क्षारीय पदार्थ के स्राव करने के कारण ही उसका जो कोकून होता है वो टूट जाता है, कहीं से कट जाता है, फट जाता है, कमज़ोर हो जाता है और कीड़ा वहीं से निकल जाता है। तो उसी अवस्था से प्राप्त कोकून को ही पियर्ड कोकून के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बात आती है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिल्क, यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिल्क की बात करें तो यहाँ पे आपकी बात हो रही है रेशम की रासायनिक संरचना। रेशम की रासायनिक संरचना की बात करें तो रेशम आपका जो होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का होता है, रेशम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का होता है, एमिनो और कार्बोक्सिलिक समूह का हुआ करता है। एमिनो और कार्बोक्सिलिक समूह के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का हुआ करता है और यही रेशम की रासायनिक संरचना हो जाएगी। और अगला जो हमारा स्टेप आता है प्रोटीन ऑफ सिल्क, यानी कि रेशम का प्रोटीन। रेशम के प्रोटीन की बात करें तो आपको पता है कि जो रेशम होता है उसमें आपका एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रिन। इसमें प्रतिशत की बात करें तो लगभग आपका 80% फाइब्रिन पाया जाता है और बचती है 20% इसमें एक गोद पाया जाता है जिसका नाम है सेरेसिन। लेकिन वहीं से आपको संपूर्ण रूप में पूछे तो आपका लगभग 95 से 98 आपके ये दोनों पाए जाते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा फाइब्रिन और सेरेसिन। और इसमें आपके बचता है कितना, बच जाएगा आपका 2 से 5%। और यही आपके 2 से 5% ही अन्य के रूप में, यानी कि अशुद्धि हो गई या जो है इसमें 2 से 5% ही आपके अतिरिक्त बच जाता है। और यह जो आपका फाइब्रिन हुआ करता है यह फाइब्रिन आपका प्रोटीन है और यह प्रोटीन फाइब्रिन 3-4 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। फाइब्रिन प्रोटीन है, आपको पता है कि प्रोटीन का जो सरलतम रूप होता है अमीनो एसिड होता है और जो फाइब्रिन प्रोटीन है यह 4 एमिनो एसिड के संयुक्त रूप के मिलने से बनता है। वो आपके कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, आपका ग्लाइकोल है, एलानिन है, ल्यूसिन है और आपका टायरोसिन है, जो कि आपसे बार बार पूछता है, इसे याद रखना होगा। और इसके साथ ही साथ इसका प्रतिशत भी आपसे पूछ लेता है। तो जान लेते हैं, अगर हमारे ग्लाइकोल की बात करें तो इसके परसेंटेज होता है 36%। एलानिन की बात करें तो इसका प्रतिशत होता है 21%। ल्यूसिन की बात करें तो इसका प्रतिशत होता है 15%। और वहीं पर टायरोसिन की बात करें तो इसका प्रतिशत होता है 10%। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग देखने वाले हैं इसकी भौतिक संरचना। तो उसके पहले थोड़ा सा हम लिख लें जिससे वीडियो लंबा होने से बचे। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा छूट गया था। अगर हम बात करें रेशम की प्राप्ति की बात करते हैं तो रेशम के प्राप्ति का 2 साधन हुआ करता है। एक आपका होता है जंगली यानी कि वाइल्ड सिल्क, एक आपका होता है उत्पादित यानी कि कल्टिवेटेड सिल्क। जब हम जंगली सिल्क की बात करते हैं तो इसमें आपका 3 प्रकार का होता है, एक आपका मूगा, टसर और एक तीसरा होता है एरी, अरी या इसी को अरंडी सिल्क के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जब हम उत्पादित सिल्क की बात करते हैं तो आपका 2 प्रकार का होता है, आपका एक रील्ड होता है, एक आपका स्पून होता है। वहीं पर जब हम रील्ड की बात करते हैं तो आपके जब रील्ड की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो रील्ड कोकून हुआ करता है आपके प्यूपा की अवस्था से प्राप्त कोकून को ही रील्ड कोकून के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई आपसे पूछता है 300 से 1800 मीटर लंबा हो सकता है। इसका जो रंग होता है आपका सफ़ेद होता है, यह सिल्क सफ़ेद होता है और सफ़ेद होने के साथ साथ जो है यह चमक लिए होता है। और इसमें जो उत्पादित सिल्क हुआ करता है इसमें आपके सल्फर, एक्रेलिन ये सारे तत्व आपके नहीं पाए जाते हैं।
और जो स्पिन कोकून की बात करते हैं तो स्पिन कोकून कीड़ा की यानी कि मोथ की अवस्था से प्राप्त कोकून होता है और उसी को हम स्पिन कोकून कहते हैं। यह छोटा होता है इसलिए इस पर कताई की आवश्यकता होती है, अर्थात जब कताई की आवश्यकता होती है अर्थात इसमें तुलनात्मक रूप से इसमें ऐंठन अधिक पाई जाती है, जबकि रील्ड जो होता है इसमें तुलनात्मक रूप से ऐंठन कम पाई जाती है। यानी अगर मजबूती को देखें, अगर यह जो है ज़्यादा इसमें ऐंठन है तो जायज़ सी बात है कि यह ज़्यादा मजबूत होगा, उसके अपेक्षा रील्ड जो है कम मजबूत होगा। वहीं पे जब मूंगा की बात करते हैं तो आपका मूंगा ओक की ट्री पर ओक की ट्री से प्राप्त आपका सिल्क होता है। यह निम्न किस्म का होता है और जो मूंगा सिल्क हुआ करता है यह मिश्रित रेशों से बने वस्त्रों में प्रयोग किया जाता है मूंगा सिल्क। इसके साथ ही साथ यह पीला रंग लिए होता है। पीला रंग लेने का कारण है इसमें उपस्थित टैनिन है, पीला रंग का होता है और पीला रंग होने का कारण क्या है कि इसमें टैनिन उपस्थित होता है जो कि अच्छी मात्रा में होता है, इसीलिए यहाँ पर पीला रंग लिए होता है। वहीं पर जब हम टसर की बात करते हैं तो जो आपका टसर सिल्क होता है यह बबूल के पेड़ से प्राप्त किया जाता है और अगर हम बात करें तो इसका उत्पादन भारत में भी होता है, भारत के साथ साथ चाइना में भी होता है और भारत में बात करें तो विशेष रूप से आपका बिहार। और यह जो टसर होता है यह भूरा रंग का होता है, ब्राउन रंग का होता है। ब्राउन रंग का क्यों होता है? इसमें भी आपका जो है टैनिन पाया जाता है, लेकिन इसमें टैनिन कम मात्रा में पाया जाता है, इसी कारण यह भूरा होता है। इसमें टैनिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसी कारण यह पीला होता है। वहीं पर बात करें हम जब एरी अरंडी की बात करते हैं तो यानी कि एरी अरंडी, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इसको कहीं कहीं रेण बोला जाता है, इससे जो प्राप्त सिल्क होता है इसी को ही एरी सिल्क, अरंडी सिल्क, अरी सिल्क के नाम से जाना जाता है। और इसका उत्पादन भारत में बंगाल और असम में होता है। यह मुलायम और सफ़ेद होता है। जो आपका एरी सिल्क होता है मुलायम के साथ साथ सफ़ेद भी होता है। यह आपका ब्राउन होगा टसर और आपका मूंगा जो होगा पीला होगा। पीला होने का कारण क्या है? आपके टैनिन की अच्छी उपस्थिति है और टसर का भूरा रंग है, यह पीला नहीं है, जबकि इसमें भी टैनिन है जबकि यहाँ पे टैनिन की मात्रा कम है, इसी कारण यह भूरा है। तो इतनी बात हो गई और चलिए देख लेते हैं इसके भौतिक गुण को भी और इसके जो है रासायनिक गुण को भी। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं सिल्क का भौतिक गुण और रासायनिक गुण, यानी कि इन दोनों को देख लेते हैं इस वीडियो में। इसके जब संगठन की बात करते हैं तो आपको पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसके साथ ही साथ आपका नाइट्रोजन का संबंध प्रोटीन से, और कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिन प्रोटीन। ताप की बात करते हैं तो 300 अंश फ़ारेनहाइट पर यह जलने लगता है, यानी कि प्रभावित हो जाता है, खराब हो जाता है, जल जाता है और यह ताप का कुचालक होता है, अर्थात हमें गर्मी प्रदान करता है। अगर हम रंग की बात करें तो इसका जो रंग होता है उज्ज्वल सफ़ेद होता है, चमक अधिक होती है। संरचना की बात करें तो दोहरा रेशा, इसको देखने पर दोहरे रेशे की संरचना दिखाई पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि जो रेशम का कीड़ा होता है बाम्बिक्स मोरी, इसके 2 छिद्र, जिसको स्पिन रेट के नाम से जाना जाता है, 2 छिद्र पाए जाते हैं और दोनों छिद्रों से सलाइवा निकलता है, इसीलिए यहाँ से इसको दोहरा रेशा हमें दिखाई देता है। अगर आर्द्रता प्रधारण क्षमता की बात करें तो इसकी आर्द्रता प्रधारण क्षमता 10% होती है और इस रेशे का जो व्यास होता है आपका 9 से 11 माइक्रोन का होता है, बहुत महीन होता है। और वहीं पर घनत्व की बात करें तो जो सिल्क का घनत्व होता है 1.30 से 1.37 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जबकि यह कच्चे सिल्क के घनत्व की बात हो रही है। वहीं पर जब इस पर डिगमिंग प्रोसेस किया जाता है, यानी कि गोंद को हटाने की प्रक्रिया होती है, गोंद को निकालने के बाद इसका जो घनत्व होता है वह घट जाता है। आपको पता है कि जब सिल्क से डिगमिंग की प्रक्रिया के द्वारा माध्यम से जब गोंद को हटा जाए लगभग उसके भार में 20 से 25% की कमी आ जाती है। तो जब भार में कमी आएगी तो इसका घनत्व भी कम होगा, तो घनत्व घट करके 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाया करता है। तो यह रही इसकी भौतिक गुण, और जितना ही बचा होगा उसको मैं वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पे रासायनिक विशेषता की बात करें तो इस पर अम्ल का प्रभाव तो अच्छा होता है, लेकिन तीव्र अम्ल जैसे कि नाइट्रिक एसिड का बुरा प्रभाव पड़ता है। तीव्र अम्ल का बुरा प्रभाव पड़ेगा। तीव्र अम्ल में अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो आपका नाम आता है नाइट्रिक एसिड का प्रभाव बुरा पड़ता है और इसके कारण ही इसका जो रंग होता है वो पीला पड़ जाता है कपड़े का। वहीं पर जब बात करें हम इसका अम्लीय, इसके लिए जो प्रयोग होने वाला रंग है वह अम्लीय रंग है, यानी कि सिल्क के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो इसके लिए लाभदायक रंग होता है वह कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का हुआ करता है। और सिल्क पे रंग आसानी से चढ़ जाता है और चढ़ने के साथ साथ रंग भी पक्का होता है।
सिल्क पे रंग आसानी से चढ़ता है और रंग चढ़ने के साथ साथ इस पर रंग पक्का भी होता है। और इस पर ब्लीच के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड अच्छा माना जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अच्छा होता है ब्लीच की क्रिया के लिए। और पसीने का इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पसीने का बुरा प्रभाव, जहाँ पे पसीना होता है वहाँ पे सिल्क, वहाँ पे कपड़ा कमज़ोर पड़ जाता है और वहीं से फट जाता है। अगर हम नोट पॉइंट में देखें, यह गीली अवस्था में अपनी मजबूती का 20% खो देता है। वहीं पर जल अवशोषकता अपने भार का 25 से 30%, गीली अवस्था में 20% मजबूती खो देता है और अवशोषकता अपने भार का 25 से 30% यह जल को अवशोषित करता है। वहीं पे जब तुषार, रजा, शतंज, फौजी वस्त्र की बात आती है तो इन वस्त्रों का जो निर्माण होता है आपके जंगली रेशों से किया जाता है। अब इसी आपके सिल्क के उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए, इसके उत्पादन की क्रियाविधि में सुधार लाने के लिए एक संगठन का निर्माण होता है जिसका नाम है सस्मिरा। यह एक आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना होती है आपके 12 जनवरी 1950 में। आपसे पूछा था सस्मिरा का फुल फॉर्म। सस्मिरा की स्थापना 12 जनवरी 1950 और इसका फुल फॉर्म होता है द सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन। द सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब होती है? 12 जनवरी 1950। यहाँ पे छूट जाता है आपके सिल्क उत्पादन का क्रम, जो कि वीडियो आपका कट हो जाएगा। इससे आप आगे बढ़ेंगे तो उसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में या किसी अन्य वीडियो में उसको हम वहाँ पे जब इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे आपके रेशो का तो वहाँ पे करा देंगे, या फिर एक पार्ट थर्ड ला करके और चीज़ें क्वेश्चन आंसर को आपको उसके माध्यम से आपको बता देंगे। चलिए, ये वीडियो आई हो पसंद तो कर दीजिए लाइक, और पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और हमारे लिए छोड़ जाइए एक प्यारा सा कमेंट जिससे हम आपके लिए काम कर पाएँ। धन्यवाद।